पैसों से आपकी रिलेशनशिप स्टार्टिंग से कैसी रही है एंड हाउ इट हैज चेंज। कुछ ऐसा कुछ बिलीव जो पहले आपका कुछ और हुआ करता था और अब चेंज हो गया है। पैसे के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्ट का है। दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी, एंड इफ़ यू रिस्पेक्ट मनी विच मीन्स सेव वेल, बी फ्रूगल एंड देन इन्वेस्ट वेल। मैं आपको एसेट क्लास बोलता हूँ, आप उसमें SIP करना चाहोगे, आज लमसम करना चाहोगे या अवॉइड करोगे कि भाई मेरे को ये एसेट क्लास चाहिए नहीं। इस तरीके से एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें करना क्या है। स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। गोल्ड। अब आप इतना रिस्क के पीछे क्यों हो, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है? और रिस्क पे जब जब फोकस किया है पैसा बना है। सबसे बड़ी मिस्टेक आज तक की? पैसा लगा दिया। एक स्टॉक मार्केट का मिथ जो आपका बाद में बर्स्ट हुआ है जब आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी उसके बाद। करोड़पति बनने का सबसे इजी तरीका। बहुत टफ है। पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, हमें कई बार क्या कॉन्वर्सेशन करते करते कोई ना कोई स्टॉक का नाम आ जाता है या कभी भी कुछ आता है, कुछ भी डिस्कशन में। एवरीथिंग इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हमारी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज डू कीप इन माइंड, इट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ध्यान रखिएगा। सो आज की कॉन्वर्सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे पर्सन से बात करने वाले हैं जो आज के दिन मैनेज कर रहे हैं 2.7 लाख करोड़ ऑफ मनी। ऑब्वियसली वो अकेले मैनेज नहीं कर रहे, उनके पास टीम है, बट ही इज CEO ऑफ DSP म्यूचुअल फंड्स। हम लोग सारी बात करेंगे, पैसों पे बात करेंगे, पैसों को बढ़ाने की बात करेंगे, वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे, माइंडसेट की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, इंटरनेशनल मार्केट्स, जो आपके दिमाग में सवाल हो सकते हैं आज के दिन, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएंगे आज के इस कॉन्वर्सेशन में। पर इस कॉन्वर्सेशन में आप जाओ उससे पहले मेरे लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर सपोज करते हैं अभी आप रश आवर में हो, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को अभी एक साथ में कॉन्वर्सेशन नहीं दे सकता, बेटर है आप अभी इसको पॉज कर दो, आराम से सेव कर लो इस वीडियो को और बाद में देखिएगा जिस समय आपके पास प्रॉपर टाइम हो, क्योंकि वैल्यू बहुत हाई होने वाली है। कई बार क्या होता है 1 आवर कैन चेंज योर लाइफ, बट उस 1 आवर पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो जिस समय ध्यान हो उस समय ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिएगा। कल्पेन सर हमारे साथ है, ही हैज बीन वेरी काइंड टू मी। आई थिंक जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था बैक इन 2018-19, वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट जो हमारे पास आए थे लेजेंड के बातचीत के शो पे। उस समय हम सर लेजेंड से बातचीत का शो करते थे और पहला फिजिकल किया था, सेकंड अपन ने ऑनलाइन किया था कोविड के समय पे। ही वॉज वन ऑफ द इनिशियल गेस्ट जो हमारे साथ आए थे। सो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। और अब आज सर के पास जो फंड का मैनेजमेंट का साइज है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग बैक एंड फोर्थ, रेगुलरली ग्रो कर रहा है। तो सर कॉन्वर्सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पैसों से आपकी रिलेशनशिप स्टार्टिंग से कैसी रही है एंड हाउ इट हैज चेंज्ड। कुछ ऐसा कुछ बिलीव जो पहले आपका कुछ और हुआ करता था और अब चेंज हो गया है। Yeah, I think I've grown in a average middle class family जहाँ पैसा इजीली अवेलेबल नहीं था। तो पैसे के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्ट का है। दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी, एंड इफ़ यू रिस्पेक्ट मनी विच मीन्स सेव वेल, बी फ्रूगल एंड देन इन्वेस्ट वेल। So first half of my life was around the need for money and hence the respect for money, because पढ़ाई करनी थी, parents, we had 3 kids, I have one younger brother and sister, so and parents were very clear that all of you have to get educated well. So the early part of life was about spending money frugally, sensibly, saving everything so that they could invest in our education. So respect for money came very easily, and thankfully पहली नौकरी इन्वेस्टमेंट की नौकरी थी। तो रिस्पेक्ट फॉर मनी 2 तरह से होता है कि पहले तो उसको उड़ाओ मत, और दूसरा जो बचा है उसको ठीक से बढ़ाओ। मोस्ट पीपल जस्ट सेव, दे डोंट ग्रो, और दे इन्वेस्ट रेकलेसली। सो थैंकफुली बिकॉज आई स्टार्टेड इन द फंड इंडस्ट्री इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई करियर, द डिज़ाइन ऑफ डिसिप्लिन started becoming a part of my thinking. तो मेरे पहले 25 साल में पैसे के साथ रिलेशनशिप रिस्पेक्ट की थी, और दूसरे 25 साल मेरा रिलेशनशिप पैसों के साथ डिसिप्लिन का है। तो आप अगर पैसे को रिस्पेक्ट करोगे और डिसिप्लिन के साथ उसको संभालोगे तो वो आपको बहुत कुछ वापस देता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन। सर लेकिन बोलते ना जैसे पैसा लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, ये मूव करती रहेगी, और हम शास्त्रों में भी पढ़ा है कि यार लक्ष्मी चंचल होती है और उसके चंचल बिहेवियर को आपको समझना चाहिए। क्या मतलब है इसका? अगर आप कह रहे हो कि हमें रिस्पेक्ट करना है और डिसिप्लिन से रखना है, बट अगर वो चंचल है, मेरे रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन के बाद भी वो कहीं ना कहीं तो मूव करती रहेगी, या मेरे पास अप डाउन आएंगे, तो
वो उसका बिहेवियर है ना, आपको उससे क्या लेना देना है, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखिए। आई थिंक आई हैव ऑलवेज लर्न वन थिंग कि बाजू वाला क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, गाँव क्या कर रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इवन हमारे ये सब पॉडकास्ट में भी यही सब चीज़ों पे डिस्कशन होता है, बट आपको ये सोचना है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ से क्या करना है, मुझे अपने पैसों से क्या करना है, मुझे पैसे को ठीक से ध्यान रख के संभालना है सो दैट ये मेरा ध्यान रखे या ये मेरे फैमिली का ध्यान रखे। तो ये क्लैरिटी अगर आ गई आपके पास तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड इग्नोरिंग द नॉइज़, कि जो चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है अपने आउटकम का। क्या होता है ना कि ये भेड़ चाल में हम और आज के ज़माने में इतना सारा नॉइज़ और न्यूज़ और डेटा पॉइंट्स मिलते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे सोशल मीडिया पे, कि चंचल पैसा नहीं है, चंचल हम है। हमारा मन चंचल है, हमारी सोच में गहराई नहीं है, या सोच में डेप्थ नहीं है, या सोच में एंकर नहीं है। इन्वेस्टिंग के भी जो डिसीजंस होते हैं उसमें एंकर कुछ नहीं होता है। हर दिन नया व्यू आता है तो हर व्यू के पीछे हम भागते हैं, हर व्यू के पीछे वी गेट कैरिड अवे, किसी और के स्टाइल के पीछे हम और एक्साइट हो जाते हैं। तो अगर हम खुद को चंचल ना रखें, पैसा क्या है वो छोड़ दीजिए ना, आप क्या हो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और पैसे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका वेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपके नेबर को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना है आपको अपना लाइफ कैसे जीना है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि, और ये मैंने कहीं पे बहुत सालों पहले एक अच्छा कोट मुझे मेरे कलीग ने सिखाया कि मीडियोकर पीपल डिस्कस अदर पीपल, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। तो मेरे दिमाग में सोच आया था, एम आई मीडियोकर और एम आई ग्रेट, बिकॉज जनरली यू लाइक टू डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स, गॉसिप। गॉसिप, गाँव में क्या हो रहा है वो। तो वो धीरे धीरे जब कम होते गया, then your mind has time and space to focus on things that matter, and then you start feeling very good about it. So that is all what is called discipline, कि इग्नोर कीजिए नॉइज़ को और अपने लिए क्या करना है और अपना प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, अपने लाइफ का तरीका क्या होना चाहिए, अपनी खुद की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, अपने खुद के सेविंग्स और इन्वेस्टिंग और खर्चे के पैटर्न्स क्या होने चाहिए। खुद के लिए आप लिखिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे है वही सही है या जो आपके है वो सही है। किस बिहेवियर में आपको कंफर्ट मिलता है, किस बिहेवियर में आपको रात को ठीक से नींद आती है कि कल की चिंता नहीं करनी पड़े। अब किसी के एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट मारा था कि मुझे कल की कोई चिंता नहीं है, कि मुझे परसों की चिंता है, मेरा पैसा एक दिन तक चल जाएगा और उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। तो जब आप अगर पैसे को ध्यान से रखेंगे तो आपको अगले 5 साल 10 साल की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बट कई बार हम लोग 5 साल 10 साल के चक्कर में आज को एंजॉय नहीं करते। ये बड़ा वो हो रखा है कि यार तुम साला 20 साल बाद ये की बात आपकी करते हो। औकात होनी चाहिए पहले तो आज को एंजॉय करने की। औकात नहीं है और आपको एंजॉय करना है तो वो भी गलत है। कमाते हैं नहीं, लोन पे आधी चीज़ अगर हम खरीदते हैं, रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं, सट्टा करते हैं, तो आज क्या कल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक चीज़ है। और देखिए लाइफ में वही है ना कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन समटाइम्स इज़ एंटी फन। डिसिप्लिन की लाइफ जीना है मतलब गिविंग अप अ लॉट। अब मुझे पता है, मैं परसों इसी को बता रहा था कि जब 9th और 10th में आया था तो मेरी मम्मी ने बोला था कि अब अगर इंजीनियरिंग करना है तो साइंस करना पड़ेगा, उसके लिए क्लासेस करने पड़ेंगे, ट्यूशन करना पड़ेगा। तो तुम जो दिन भर कॉलेज स्कूल से आके 4 5 6 घंटे रात को 10 11 बजे तक खेलते हो वो बंद करना पड़ेगा। और 9th स्टैंडर्ड से ट्यूशन शुरू हो जाएंगे, फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। वो 4 5 घंटे जो खेलने के मिल रहे थे, जो फ़न वाले थे, वो चले गए। बट वो पढ़ाई जो की उससे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला और पूरी लाइफ वहाँ से चेंज हो गई। इंजीनियरिंग हुआ तो फिर समझ आया कि एमबीए भी कर सकते हो, और दैट चेंज द होल कोर्स ऑफ लाइफ। तो वो फ़न छोड़ दिया उस समय। बट ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के करते समय फ़न नहीं था। अच्छे दोस्त बने, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। तो मेरा ये मानना है कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। लॉन्ग टर्म सोचना इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू गिविंग अप द शॉर्ट टर्म। देयर कैन बी अ बैलेंस, और बैलेंस के बिना तो कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि सस्टेनेबल क्या है। सो यू ऑफ कोर्स हैव टू लिव लाइफ। व्हाई आर वी लाइफ तो एक ही बार मिलती है, तो यू हैव टू लिव लाइफ, बट लिव इट इन अ वे वेर इट इज़ सस्टेनेबल। अनलेस यू वांट टू थिंक कि चलो आज के लिए जीते कल का देखा जाएगा, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट वो पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कोई वैल्यूएट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे आता नहीं है वो। मैंने खुद वो लाइफ जी नहीं है, तो मैं क्या उसमें आपको वैल्यूएट करूँ। इंटरेस्टिंग। सर पैसों की बात कर रहे हैं ना, तो मैं जैसे मुंबई आता हूँ ना, मुंबई ऑलवेज एक्साइट्स मी फॉर न्यू गोल्स, या मुंबई मेरे को हमेशा इंस्पायर करता है। तो आपका क्या पैसों से रिलेटेड जो रिलेशन है, पैसों से जो आपका रिश्ता है, वो मुंबई से कुछ गाइड हुआ है कुछ?
हेल्प करा है? मेरा तो उल्टा है कि जितना आप दूर जाओ, जितना नॉइस से दूर जाओ, जितना एक्शन से दूर जाओ, उतना स्टिलनेस मिलता है, सोचने का टाइम मिलता है, रैंडम एक्टिविटी से आप दूर जाते हो। तो जितनी बार मैं छोटे शहरों में जाता हूँ, ज़्यादा पीस मिलती है, ज़्यादा कंफर्ट होता है, लाइफ वहाँ की थोड़ी ज़्यादा रियल है, इतनी भाग दौड़ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक सब दिमाग में है अपने। आई डोंट थिंक इट हैज़ गॉट एनीथिंग टू डू विद मनी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं मुंबई आता हूँ, आई मीट सम पीपल जो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनसे मिलके कुछ इंस्पायर होता है। ऐसा लगता है यार मुंबई में एवरीवन इज वर्किंग अ लॉट, तो उसके लिए मेरे को लगा कि ऐसा नहीं है, आज आप भी जहाँ से आए हो, यू आर एन इंस्पिरेशन फ्रॉम सच अ स्मॉल टाउन टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब आपने 7-8 साल पहले सोचा कि मैं पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ, मुंबई में बहुत लोग हैं जिन्होंने इस तरह से नहीं सोचा, who are running the race of life in Mumbai but did not think out of the box. You were staying out of the box so you could think out of the box. तो सब हर सो मेरा ये मानना है कि लोकेशन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, रोल है सोच का। और आज के ज़माने में हम पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, वी आर ऑल इंटर कनेक्टेड टू। अभी बक्शार में बफेट का वो एजीएम होने वाला है, तो हर मिनट में हमें वहाँ से इनपुट मिलेगा। हम कनेक्टेड है, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जोधपुर से हो या मुंबई से हो या उदयपुर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन माय व्यू। सर इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अभी के मार्केट में क्या बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि यार लास्ट ईयर सिल्वर ने 150 टका दे दिया, गोल्ड ने 75% दे दिया। इंटरनेशनल मार्केट्स के कुछ पैचेस में स्पेसिफिकली जहाँ पे एआई का रिलेशन है कुछ भी, कि भैया तुम्हारा एआई का बैकएंड बन रहा है, डेटा सेंटर बन रहा है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे। आज के दिन आपके दिमाग में क्या एलोकेशन है, क्या माइंडसेट है हर एक एसेट क्लास को लेके? हर एसेट क्लास को कवर करते हैं, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सबको। स्टार्ट करते हैं मे बी गोल्ड से। सो मैं शुरू करता हूँ मेरे एसेट एलोकेशन से। डन, मेक सेंस। सो आज की तारीख में मेरा जो 100 रुपया है, रफली लेट से 99% म्यूचुअल फंड्स नहीं है, बिकॉज आई इन्वेस्ट ओनली इन म्यूचुअल फंड्स। तो अराउंड 40 रुपया इंडियन स्टॉक्स में है, 25 रुपीज़ ग्लोबल स्टॉक्स में है, 65 15 रुपया गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड बॉन्ड्स में है, और 20 रुपया डेट में है। तो डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, बिकॉज आज हर एसेट क्लास चल चुका है। कोई भी एसेट क्लास इतना सस्ता नहीं है कि यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ओवरवेट जा सको। ग्लोबल स्टॉक्स 3 साल पहले सस्ते थे, दैट वाज द टाइम टू बी इन ग्लोबल। दैट इज व्हेन वी लॉन्च्ड आवर मल्टी एसेट फंड। इसमें 25% ग्लोबल था। गोल्ड सिल्वर 3 साल पहले सही टाइम था। 3 साल पहले सिल्वर का 10 साल का रिटर्न साइडवेज था, 0 था। गोल्ड का रिटर्न 10 साल का डॉलर टर्म्स में 6% था, सेविंग्स अकाउंट जितना रिटर्न मिल रहा था, तो वो सही समय था। तो हम, और चाइना सस्ता था, ताइवान सस्ता था, जहाँ पे आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो। तो उस समय हमने मल्टी एसेट फंड इसलिए लॉन्च किया बिकॉज 60% ऑफ द पोर्टफोलियो कुड बी इन गोल्ड सिल्वर एंड ग्लोबल स्टॉक्स, 50%। सो 25 रुपया ग्लोबल में था और 20-25 रुपया गोल्ड सिल्वर में था। पर वो स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है, अब उसको चेस करके कोई मतलब नहीं है। सो वो री रेट हो चुका है, ग्लोबल मार्केट भी री रेट हो चुका है, गोल्ड सिल्वर भी। अब आप देखिए आज की तारीख में 25 साल का निफ्टी का रिटर्न 13% है और सिल्वर का रिटर्न 13.9% है। तो टिपिकली और गोल्ड का रिटर्न 15% है। सो कमोडिटीज विच हैव नो कैश फ्लोज हैव अर्नड ओवर 25 years हायर देन कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स, विच मीन्स ये महंगे हो गए। The right time to invest in gold and silver is when they earn less than fixed income over a long period of time, not today. Today, for all of you who want to come and buy gold and silver, भर के आप लीजिए, हम थोड़ा बेचेंगे आपको। मैं थोड़ा सबको याद आ रहा है एसेट एलोकेशन अप। तो पॉइंट ये, और एसेट एलोकेशन बोरिंग है। एसेट एलोकेशन नेवर गिव्स यू द हाईएस्ट रिटर्न। एसेट एलोकेशन फंड की ब्यूटी क्या है, जब आप ये चारों एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हो, तो यू विल बाय डिफॉल्ट ओन द एसेट क्लास विच इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन दीज 4, एंड यू विल ऑल्सो ओन द वन विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग। But left to yourselves, there are very high chance you will buy what is the best performing of the past. मतलब आपके नेबर ने जिसमें पैसा भरा है आप वो खरीदोगे, and it will end up being one of the worst performing asset class in your portfolio today. We saw that in Jan Feb, लोगों ने भर के सिल्वर में पैसा लगाया और 40% डाउन है वहाँ से। तो ये सबसे बड़ी गलती हम हमेशा करते हैं। हम कितना भी बोले कि पास्ट रिटर्न्स को चेज मत कीजिए, the biggest enemy of yourself is to go on a website and search for the top 3 funds, and then whatever shows there blindly without even asking ये है क्या, इसका रिस्क क्या है, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, in the past has silver
gone down also. If you had studied history of 30-40 years, you would have seen silver for 8 years had given zero return. सिल्वर 3 बार 60 से 70% नीचे गिरा है. अगर आपको ये डेटा पॉइंट भी पता हो तो आप थोड़ा और सेंसिबली इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आज की तारीख में मेरा मानना है कि मोस्ट एसेट क्लासेस हैव रन अप एंड सम ऑफ देम आर इन अ स्लाइटली कंसोलिडेशन लो साइकिल. जैसे इंडियन स्टॉक्स हैव कम डाउन इन द लास्ट 2 years or so. Tech stocks have come down sharply. Globally, consumer companies have come down very sharply. There are so many consumer brands which are 40 to 60% now over a 5-year period. तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज है. सो अल्टीमेटली इक्विटी में जब इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, नॉट अराउंड डायमेंशंस ऑफ सेक्टर्स और कंट्रीज, अराउंड डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कहाँ पे आपको अच्छे बिजनेसेस मिल रहे हैं जो सस्ते हैं या रीजनेबली प्राइस्ड है. हमेशा बाजार सस्ता नहीं मिलता है बिकॉज मार्केट जनरली एफिशिएंट होता है, बट पॉकेट्स में सस्ता हो जाता है जब अटेंशन एक सेक्टर से चले जाके किसी दूसरे सेक्टर में ज़्यादा चला जाता है. तो अगर एआई पे पूरा अटेंशन जा रहा है तो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की बैंड बज रही है. एंड पॉसिबल है कि एआई की वजह से सॉफ्टवेयर का बिजनेस मॉडल थोड़ा डिसरप्ट हो. तो मार्केट अभी वो कंफ्यूज जोन में है कि ये बिजनेस मॉडल ख़राब हुआ है परमानेंटली या टेम्पररी है. तो वो क्लैरिटी मिलेगी अगले कुछ महीनों में. ग्लोबल कंज्यूमर स्टॉक्स जो 50-60 पी पे थे वो आज 11 से 20 के पी पे आ गया है. इंडिया में कंज्यूमर स्टॉक्स पिछले 10 साल में 50, 60, 70, 80, 90, 100 के पी पे चले गए. वो अभी कंसोलिडेशन फेज में, अभी भी वो महंगा है. सो rather than searching for countries or sectors, it is important to search for principles of good businesses at good prices, whether they come from India or they come from rest of the world. So personally in my portfolio, I choose a fund which has the freedom to go anywhere. So it is not loyal to a country or a sector or a market cap, but it is loyal to a principle. And that principle is a principle of discipline. Good cash flows available cheap. इंटरेस्टिंग. तो एक इसको और सिंप्लीफाई करते हैं सर. एक काम करते हैं, मैं आपको एसेट क्लास बोलता हूँ, आप उसमें एसआईपी करना चाहोगे, आज लमसम करना चाहोगे, या अवॉइड करोगे कि भाई मेरे को ये एसेट क्लास चाहिए नहीं. इस तरीके से एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें करना क्या है. बिकॉज आपका बात तो सही कि हमें कैश फ्लो, बट एक्शनेबल क्या है? एक्शनेबल क्या है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं सिल्वर से. Do nothing. नथिंग. अवॉइड. गोल्ड. Either SIP or through multi-asset funds. एसेट फंड्स. इक्विटी इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली लार्ज कैप्स और फ्लेक्सी कैप्स. 10 साल का पैसा है तो लमसम, पोलिटी झेल सकते हो तो लमसम, अदरवाइज SIP. अगर हम इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप कैटेगरी को हम देख रहे हैं. फ्लेक्सी कैप. फ्लेक्सी कैप और अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप करना है तो SIP. एसआईपी ही करनी है. एब्सोल्युटली इन दिस फेज. इन दिस फेज. इंटरनेशनल मार्केट्स, स्पेसिफिकली टू स्टार्ट ऑफ विद यूएस मार्केट्स. सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू यू. आपको समझ आता है इन्वेस्ट करना? यू एज एन ऑडियंस, अगर समझ आता है इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? और अगर इतने बेसिक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि स्मॉल कैप करना चाहिए, मिड कैप करना चाहिए, SIP करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए, इसका मतलब है कि क्लैरिटी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है. फ्रेमवर्क नहीं है तो इंडिया से इतना दूर जाके क्या करोगे? कोरिया में डालना है, ताइवान में डालना है, ब्राज़ील में डालना है, यूएस में डालना है. बट अगर सवाल ही इतने बेसिक है, मतलब केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर हुआ नहीं है और आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हेन यू डोंट हैव क्लैरिटी, व्हाई गो टू सच एस्पिरेशंस? सर उसमें होता क्या, मेरे को एक बहुत प्यारा मेरे इन्वेस्टर है, 2018 से मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं. कल शाम को ही मैं उनके साथ ही था, मुंबई के ही है. अब वो मेरे को भी जब सुबह एक फोटो भेजे कि भैया अपन ने तो इन्वेस्ट किया, सब कुछ ठीक चल रहा है. उन्होंने एक लिस्ट ऑफ ऑल ग्लोबल फंड्स, ऑल इंडियन इक्विटी फंड्स का निकाल के हाईएस्ट लोएस्ट रिटर्न की भेजी है, जो टॉप 10 फंड्स है उसकी लिस्ट भेजी है कि भैया ये हमने क्यों नहीं चूज किया. अब मैं क्या करूं बताओ. उसमें ताइवान भी आ गया, उसमें चाइना भी आ गया, ले देखिए उसमें पाकिस्तान भी दिख रहा है, बिकॉज पाकिस्तान ने भी रिटर्न्स दे रखे हैं, वहाँ के भी इंडेक्स दिख रहे हैं. उनको शायद पता भी नहीं है कि वो पाकिस्तान का इंडेक्स भी है. तो मेरा ये मानना है कि सम ऑफ देम, इफ योर फ्रेमवर्क इज राइट, जो मैंने बताया कि अच्छे कंपनीज अच्छे भाव पे, तो 3 और 5 साल पहले लॉट ऑफ दीज मार्केट्स वर टिक मार्किंग दैट, तो होने चाहिए वो पोर्टफोलियो में. इंटरेस्टिंग. एंड बट उस समय वो बेस्ट फॉर्मिंग में नहीं थे और हमें रिस्क लग रहा था वहाँ पे कि इंडियन मार्केट में दे रहा है ना 20-22%. यार सर क्या बात कर रहे हो, स्मॉल कैप 26% तक दिख रहे थे. तो वो गलती तब जो हुई थी, आज लोग वो रिपीट करेंगे. तब हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड में ज़्यादा पैसा लगा दिया बिकॉज पिछले 5 साल का रिटर्न अच्छा था, बट अगले 3 साल का रिटर्न नीचे आ गया. बिकॉज ये गेम मीन रिवर्जन का है, साइकिल का है. जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, नीचे जाता है वो ऊपर आता है. तो आज अगर कॉन्ट्राबैट लेनी हो तो कोई सेक्टर में लेनी चाहिए या Like I said अवॉइड कि करना चाहिए?
कि सब कुछ फेयरली प्राइस्ड है। 3-4 साल पहले चाइना बहुत सस्ता था, अभी उसका 20 साल का रिटर्न ज़ीरो हो चुका था। तो ऐसे टाइम पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ताइवान की लोग बात करते हैं, बट है एक ही कंपनी, TSMC। अगर कल चाइना ने एक स्टेटमेंट मार दिया कि हम जाके अटैक करने वाले हैं, स्टॉक 50% गिर सकता है। बढ़िया कंपनी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, you should own it, but can it fall 50% if some crisis happens? So the right time to own was 3 years back, 5 years back, not after it goes up. So ये सबसे गलत तरीका है इन्वेस्ट करने का, कि जो ऊपर आ गया है इसलिए अब डालना है। वो रीज़न नहीं होना चाहिए इन्वेस्ट करने का। रीज़न होना चाहिए, क्या ये अच्छी कंपनी और सस्ती है? अच्छी कंपनी है, बिल्कुल अच्छी कंपनी है, बट सस्ती है, आज सस्ती नहीं है। तो वैसे ही इंडिया में भी बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन सस्ते नहीं थे 3 साल पहले। अब धीरे-धीरे थोड़ा फेयर वैल्यू पे आ रहा है। तो आज की तारीख में ग्लोबल मार्केट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स जो थे वो सस्ते से फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। इंडिया महंगा था, वो महंगे से फेयर वैल्यू पे आ रहा है। इंटरेस्टिंग। दोनों का बैलेंस रखना ज़रूरी है। आप बैलेंस रखिए। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो क्या मैं सीधा इंडेक्स ले लूँ या मल्टी कैप का कोई? मेरा मानना है कि आपको मल्टी एसेट फंड से शुरू करना चाहिए फॉर एन इन्वेस्टर हु डज नॉट नो दीज न्यूआंसेस। मैं अगेन वो बोल रहा हूँ कि आपने केजी क्लियर नहीं किया है। आपको पाकिस्तान भी अगर अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज वो न्यूज़पेपर में टॉप 10 में आ गया है, जो इन्वेस्ट करने का सबसे गलत तरीका है। तो आपको अगर फ्रेमवर्क ही नहीं पता है तो इंडिविजुअल कंट्री सिलेक्शन में आप अगेन मिस्टेक करोगे। रिस्क बढ़ जाती है वहाँ पे। रिस्क से ज़्यादा आपको पता ही नहीं आपको वो क्यों खरीदना है। इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, डोंट डू इट। इट्स लाइक if someone publishes again in a newspaper that the 5 best sold medicines are these, will you start taking those medicines? You will not. आपको ज़रूरत ही नहीं है, या आपकी जिसकी ज़रूरत है वो कुड बी 7th मेडिसिन, कुड बी 30th बेस्ट सोल्ड मेडिसिन। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी हो तो ये दवा आपके लिए रेलेवेंट है, बट व्हाट इज गिवन द हाईएस्ट रिटर्न generally in the next 5 years gives the lowest returns. So the last way to invest is to look for best returns of today or last few years and then look ahead. So it's better to understand investing का principle and diversify, and the best way to diversify is multi-asset. इसमें इंडियन स्टॉक्स भी आ जाएंगे, ग्लोबल भी आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, बट इसका रिटर्न हाईएस्ट नहीं होगा। अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न फंड्स चाहिए तो पिछले 5-10 साल का सबसे ख़राब सेक्टर क्या है, ख़राब थीम क्या है, उसमें लगाना पड़ेगा। अब वो लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, बिकॉज 5 का 7 साल भी हो सकता है। पिछले 5 साल में या 3 साल में सबसे ख़राब सेक्टर एज ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी है, IT है। IT में लगाने की हिम्मत हमारी भी नहीं हो रही है। अभी मैं 10 मिनट पहले पूछ के आया अपने टीम को, दे वर सेइंग कि गिर रहा है स्टॉक, सस्ता हो रहा है, लेकिन बिजनेस मॉडल पे भी रिस्क हो सकता है, उसकी क्लैरिटी नहीं है आज। और हर वो सेक्टर जो अगले 5 साल में जनरली अच्छा रिटर्न देता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट में क्लैरिटी नहीं होती है। सो आज अगर फॉर एग्जांपल चाइना ने पिछले, या कोरिया ने अच्छा रिटर्न दिया है, या ताइवान ने अच्छा रिटर्न दिया है, 4 साल पहले ये सब 4 साल पहले इनका पिछले 4 साल का रिटर्न नेगेटिव था और तब क्लैरिटी नहीं थी। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विथ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड देन टेक दीज कॉल्स। सो टुडे मे बी India में BFSI is a decent sector, but again I think we are not able to see anything where I can say go overweight. I think this is a time of prudence, not aggression. This is not a time. The right question to ask is not कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा. The right question to ask is कहाँ पैसा घटेगा नहीं, कहाँ पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। मेरा मानना है 2024 एंड से जो साइकिल शुरू हुई है, 2020 से 24 एक काफ़ी इरेशनल साइकिल भी प्ले आउट हुई। यहाँ पे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो की रिस्क डिस्टॉर्ट कर दिए, हॉट स्टॉक्स चेज करके, वहाँ पे करेक्शन शुरू हुआ है। लॉट ऑफ स्टॉक्स आर डाउन 30-40%, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स। सो दिस इज अ टाइम टू फर्स्ट बी सेफ। अगले 2-3 साल दुनिया भर में ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, बट मार्केट कैप स्लो डाउन इतने हद से नहीं हुआ है। सो दिस इज़ अ टाइम टू बी प्रूडेंट एंड नॉट टू अग्रेसिव। और एक इमीडिएट क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। हमें कई बार क्या कॉन्वर्सेशन करते करते कोई ना कोई स्टॉक का नाम आ जाता है, या कभी भी कुछ आता है, कुछ भी डिस्कशन में, एवरीथिंग इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हमारी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ डू कीप इन माइंड, इट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ध्यान रखिएगा। सर, इमीडिएट क्वेश्चन ये है, मैं आपको 8-9 साल से हम लोग कहीं ना कहीं बात हो रही है, थोड़ा बहुत टच में। मैं हर बार आपसे बात करता हूँ ना, मैं हमेशा देखता हूँ आपका फोकस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, इवन कोविड में भी आई स्टिल रिमेंबर आपका सेम स्टेटमेंट होता था कि फोकस मोर ऑन रिस्क एज कम्पेयर टू रिटर्न्स। अब आप इतना रिस्क के पीछे क्यों हो?
आपको रिस्क इतनी ज़्यादा क्यों आप फोकस करते हो एज कम्पेयर टू रिटर्न्स? इसके पीछे का माइंडसेट क्या है? 12 से 15 घंटा काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ पैसा कमाने के लिए। तो वो पैसे का ध्यान रखना है, रिस्क पे फोकस। और रिस्क पे जब जब फोकस किया है पैसा बना है। तो 5 साल पहले अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था अपना पोर्टफोलियो, या हमारे फंड्स ने गोल्ड फंड्स लॉन्च किए थे, हमने सिल्वर फंड 2022 में लॉन्च किया, तो रिस्क पे फोकस था वो, कि उस समय स्टॉक्स महंगे हो गए थे तो वो रिस्की थे, और उस समय सिल्वर पिछले 10 साल से चला नहीं था, तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। तो रिस्क का फोकस यहाँ पे था, इसलिए हमें ये आइडिया दिखता है। तो जब जब आप रिस्क पे फोकस करते हो पैसा बनता है, जब जब आप रिटर्न पे फोकस करते हो रिस्क बनता है। यू फोकस ऑन रिटर्न, यू लर्न रिस्क, बट इफ यू फोकस ऑन रिस्क यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू सेफगार्ड योर मनी एंड दैट विल इवेंचुअली ग्रो। दैट हैज़ वर्कड फॉर ऑल गुड इन्वेस्टर्स ओवर 30, 40, 50, 60 ईयर्स। दुनिया का सी आपको अगर सीखना है ना इन्वेस्टिंग, हम सबसे बात मत कीजिए। बहुत सारी किताबें लिखी गई है बाय द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड हु हैव बीन सक्सेसफुल फॉर 70 ईयर्स। हम सब 1 साइकिल 2 साइकिल के वंडर हो सकते हैं, बट जिसने अगर 70 साल से इन्वेस्ट किया है, 19% डॉलर कंपाउंडिंग रिटर्न कमाया है। 19% कंपाउंडिंग डॉलर का मतलब है 23% रुपी रिटर्न, जबकि इंडिया के मार्केट ने 12% दिया है, 13% दिया है। तो किसी ने उससे डबल रिटर्न बड़े स्केल में अगर बनाया है, तो वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? वो बोलते हैं पहला रूल, डोंट लूज मनी, एंड वो दूसरा रूल बोलते हैं डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तब वो बोलते हैं कि रिस्क पे ध्यान दो। और आपको ऐसे सब लोगों से एडवाइस चाहिए जो रिटर्न पे बात करते हैं और पैसा डुबाते भी है। हर साइकिल में जितना रिटर्न पे लोगों ने फोकस किया है, मुझे याद है कितने सारे लोग बोलते हैं अरे स्मॉल कैप में बहुत वेल्थ बनती है, इंडिया में तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसा बनता है। 40-40% डाउन है लोग, कैपिटल लॉस। वाइज पीपल से दैट रिटर्न कम होता है तो चलेगा, कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक बार कैपिटल टूट गया तो आप कंपाउंडिंग गेम से बाहर निकल गया। रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड देन यू अर्न रीजनेबल रिटर्न्स। सो जो वाइज इन्वेस्टर है वो क्या बोलते हैं कि आपको अगर रीजनेबल रिटर्न बनता है अनरीजनेबल पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है। तो ये लाइन एंड लेंथ वाली गेम है। आप अगर क्रिकेट मैच खेलते हो, जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने 20-20 साल तक अपना करियर मेंटेन किया है, उन्होंने भी रिस्क पे ही फोकस किया है, अपनी हेल्थ पे फोकस किया है, सो दैट दे आर फिट। और जब खेलने जाते हैं तो अपना विकेट आसानी से देते नहीं है। सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू से व्हाट हिज कोच टॉट हिम was your wicket is very precious, don't lose it. Your capital is very precious, don't lose it in chasing frivolous returns, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि रिटर्न बनता क्यों है। तो मेरा ये मानना है कि मोस्ट पीपल डोंट नो रिटर्न बनता क्यों है, कहाँ से बनता है। लोग जो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में, आप पूछो कि स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी का 10 साल का ग्रोथ रेट क्या है, धंधे का मार्जिन क्या है, पता ही नहीं है। बट पोर्टफोलियो में लेके रखा है आपने, जस्ट बिकॉज लास्ट 3 साल चला था, कहीं पे टिप मिल गई, कहीं के वेबसाइट पे आ गया। फिर हर साइकिल में पैसा टूटता है। तो जब हर साइकिल में पैसा टूटता है, अगर हम सीखेंगे नहीं किसी और की गलतियों से, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और इसीलिए मैंने अपने करियर के पहले 8 साल में इस तरह की गलतियाँ बहुत सारी की है। कैपिटल तोड़ा है, खुद का तोड़ा है, जिन्होंने मेरे नाम पे पैसा लगाया था उनका तोड़ा है। तो ये एक तो फिड्यूशियरी बिजनेस है, लोगों की मेहनत का पैसा है, मेरा भी मेहनत का पैसा है। आई डोंट वांट टू लूज इट। मुझे 14% नहीं मिला चलेगा, 12 पे मैं खुश हूँ। अगर बाजार 12 नहीं दे सकता है, 10 देगा तो भी मैं खुश हूँ। बट वो 10 अगर कंपाउंड हुआ अगले 10-20 साल के लिए, आई एम हैप्पी। आई डोंट वांट टू ट्राई फॉर 20 वेयर माई 100 बिकम्स 70। एंड जनरली हम यही देखा गया है, जब जब आप रिस्क पे फोकस करते हो रिटर्न बनता है। तो इट हैज़ वर्कड फॉर अस, इट हैज़ वर्कड फॉर मी, इट हैज़ वर्कड फॉर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ऑन अर्थ। सो लर्न फ्रॉम देम। सर आप 2.5 लाख करोड़ मैनेज करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, मेरा नहीं है, पब्लिक का पैसा। पब्लिक का पैसा है जो आप मैनेज कर रहे हो। तो 3-4 चीज़ें समझाओ ना इसके अराउंड कि अभी रिसेंटली आपने मनी फ्लो में क्या ट्रेंड देखा है उसी पैसे को देखते हुए? क्या रिडम्पशंस देखे हैं, क्या लोगों के न्यूएंसेस देखे हैं, क्या लोगों की गुस्सा देखा है, ट्रोलिंग देखी है, नाराज़गी देखी है, परेशानी देखी है? क्या रहा है उसका मूवमेंट पिछले समय पे? स्पेसिफिकली बिकॉज़ पिछले 18 महीने में मार्केट्स हैव नॉट डन। इफ आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट कि जब ऑन डायरेक्ट स्टॉक्स में 30-40% का नुकसान हुआ है लोगों का, अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप फंड देखूँ हमारे, वो 3 से 4% से नीचे गिरा है पीक से। तो इतनी नाराज़गी दिखती नहीं है, बिकॉज ये तो बेसिक करेक्शन है। 5-6% करेक्शन इज़ नॉट रियली अ बिग करेक्शन टू रियली वरी अबाउट। दूसरा, थैंकफुली एंड आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई टीम्स डिसिप्लिन,
कि पिछले 5 साइकिल में हमने ऐसे ही फंड लॉन्च किया है जो पीक पे ना हो। हमने कोई पीक पे डिफेंस फंड लॉन्च नहीं किया है। पीक ऑफ साइकिल पे कोई स्मॉल कैप मिड कैप फंड लॉन्च नहीं किया है। अगर हमने मल्टी कैप फंड लॉन्च किया जब स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा रिस्क था तो हमने सिर्फ SIP का NFO किया है। सो थैंकफुली लॉट ऑफ मनी हैज़ कम टू अस इन द लास्ट 4 years हैज़ कम इन मल्टी एसेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स और SIPs। तो ये तीनों आइडिया डिसिप्लिन का है। हाइब्रिड फंड्स आर अबाउट डिसिप्लिन, उसमें एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन हो गया। SIP इज अबाउट डिसिप्लिन। सो थैंकफुली आवर इन्वेस्टर्स हैव बिहेव वेरी मैच्योर्डली, नॉट जस्ट इन DSP बट ओवरऑल इन द इंडस्ट्री। तो आज इंडस्ट्री में भी पिछले 4-5 साल में जो पैसा आया, मेरा ये मानना है कि 70-80% इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी SIPs में फ्लेक्सी कैप में SIP की है। जैसे हमारे फंड्स में हो या मार्केट में भी लोगों ने ऐसे फ्लेक्सी कैप चुने हैं जिसमें इंडियन इक्विटी और ग्लोबल इक्विटी भी है। हमारे केस में हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट पिछले 3 साल में मल्टी एसेट फंड रहा है। इसमें इंडिया के स्टॉक्स भी है, ग्लोबल भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। तो फंड इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ DSP के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडस्ट्री में इस दौरान पिछले 5 साल में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर 75% आई वुड से। नो डाउट 25% थीमेटिक फंड में गया है, 25% हॉट फंड्स में गया है, 25% सब मिला के गोल्ड सिल्वर में पीक पे गया है। जनवरी में सबसे ज़्यादा परचेज सिल्वर 40,000 करोड़ गोल्ड सिल्वर में गया था। हाँ, तो देखिए हर गेम में डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन दोनों होता है, बट ज़्यादातर रेशियो मैंने देखा है पिछले साइकिल में डिसिप्लिन के पीछे गया है। तो आई थिंक सो फार ट्रोलिंग का मौका मिला नहीं है और इन्वेस्टर्स ने ठीक ठाक बिहेव किया है। सर इसमें जैसे डिसिप्लिन तो कर लिया, अब SIP भी कर दी, अब ऑफ लेटली हम सोशल मीडिया पे ये भी देख रहे हैं, बातें होती है कि यार ये तो ऐसा हो रहा है कि रिटेलर्स को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा कि SIP करो और इधर FIS बेचते जा रहा है। किसने बेवकूफ़ बनाया? आपने भी तो कितना बोला कंसेप्ट ने, हाँ मतलब सब नहीं, मतलब पूरी इंडस्ट्री पे ये लांछन बोल सकते हो आप। मतलब याद है मेरे को, पुरानी महाभारत में देखा करता था, वहाँ पे वो लांछन वर्ड बड़ा यूज़ होता था, वो पुरानी वाली महाभारत पापा वाली। अभी क्या थोड़ा सा कड़वाहट हो रही है इस चीज़ को लेके कि SIP आप लोगों ने बेच तो दिया सब ने मिल के, म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ने, एमफी ने भी बोल दिया म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है, पर उससे 2 साल का रिटर्न आ नहीं रहा है। आप कह रहे हो मेरे को कि 5 साल 7 साल रुको, अब मैं रुक भी जाऊं बट उसके बाद भी नहीं आया तो क्या करूंगा? कहीं मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं जाएगा? और अगर मैं इतना विश्वास रख रहा हूँ इंडियन मार्केट में SIP करते हुए, FIS क्यों नहीं रख रहे? FI का उसका पैसा है, वो थोड़ी आपको और मेरे लिए काम करते हैं। उनको जो करना है वो करेंगे। और मैंने जैसे शुरुआत में भी बोला कि आपको क्या लेना देना है FI क्या कर रहे हैं, वो विश्वास करे नहीं करे आप छोड़ो ना, आप अपना डिसिप्लिन सीखो। पहले तो किसी ने नहीं बोला है कि 2 साल में पैसा बनता है। आई डोंट थिंक किसी भी म्यूचुअल फंड ने बोला है हर साल पैसा बनता है। हम तो हर मौके पे बोलते हैं कि ये गेम लॉन्ग टर्म का है। हर मौके पे बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है अगर आप सही इन्वेस्टर हो। अगर आप ही गलत रहोगे तो हम कुछ भी कर दें, हम सही नहीं बन पाएंगे। तो SIP डिसिप्लिन की बात है, मिनिमम 7 से 10 साल चाहिए। अगर आप इक्विटी एसेट क्लास में पैसा लगाते हो तो मिनिमम 7 साल होना ज़रूरी है। अब उसके बीच में 2 साल नेगेटिव रिटर्न आ सकता है और आएगा भी, ये तो नियम है। जो नियम है उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? हिस्ट्री आप देखो, और अगर हिस्ट्री देखे बिना आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप श्रद्धा पे, ब्लाइंड फेथ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गाइड इन्वेस्टर्स द राइट वे, टू गाइड इन्वेस्टर्स ऑन रिस्क। और जब हम रिस्क पे गाइड करते हैं तो आप पूछते हो आप रिस्क पे ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो? तो मेरा ये मानना है कि लोगों ने भी बहुत काफ़ी टाइम एक्सपेक्टेशन अनयूजुअल बना देते हैं। स्पेशली पॉडकास्ट में भी ये होता है। अब बड़ी बड़े ग्लैमरस स्टेटमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पहली बार बोला था लेजेंड्स वर्ड यूज़ मत कीजिए। हम कोई लेजेंड नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट्स है। बट द मोमेंट यू यूज़ वर्ड लाइक लेजेंड्स, व्हाट हैपेंस इज पीपल क्रिएट अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस। रियलिटी इज़ टफ, रियलिटी इज़ मेसी। द रियलिटी ऑफ मार्केट्स इज़ ऊपर नीचे साइडवेज, धीरे धीरे ओवर टाइम ऊपर जाता है। तो हमें यही सिखाना है लोगों को। और जो सेंसिबल स्पीकर्स हैं वो ये बताते हैं, और जो सेंसिबल इन्वेस्टर्स है वो इस तरह के स्पीकर्स के साथ ग्रेविटेट करेंगे। जो सेंसिबल नहीं है वो तेज़ी करेंगे। और हमेशा 3 साल पहले वो बोलते थे FI की ज़रूरत नहीं है, आज बोलते FI आते क्यों नहीं है, वही स्पीकर बोलेंगे। और वही इन्वेस्टर 3 साल पहले बहुत ही बह गया था कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम ही मतलब हम ही मार्केट को संभालते हैं। आपका और मेरा काम मार्केट को संभालने का है ही नहीं। हमारा काम है अपने फैमिली को संभालना, अपने पैसे को संभालना। तो अगेन आई कम बैक टू दिस दैट in fact we have done an ad campaign 3 years back. What if your hero asset class earns 0% for the next 5 years? It could be equities, it could be SIP, it could be gold, it could be silver, it could be global stocks, everything in the world. त्राही मच जाएगी सर, वो अलग बात है।
बट पॉसिबल है, हाँ, हो रहा है ना। 5 साल 3 साल का तो नेगेटिव हो गया, ये जीरो हो गया SIP। और आज की बात नहीं है, 93 से 2003 जीरो रिटर्न था। चाइना में 20 साल जीरो रिटर्न आया है, जापान में 20 साल जीरो रिटर्न आया है, यूएस में 10 साल जीरो रिटर्न आया, अगर आपने बहुत ही महंगे भाव पे खरीदा हो। थैंकफुली जो SIP इन्वेस्टर वो महंगे भाव पे नहीं खरीदता है, बिकॉज वो एक इंस्टॉलमेंट महंगे भाव पे जाएगा, उसके 10 साल में 120 इंस्टॉलमेंट में शायद 12 इंस्टॉलमेंट महंगे भाव पे जाएंगे, और बाकी के 100 तो एवरेज प्राइस पे जाएंगे। तो जो SIP का इन्वेस्टर है उसके लिए सबसे बेहतर समय आज है, क्योंकि उसके लिए तो यूनिट्स में आज बुल मार्केट चल रहा है, यूनिट की तेजी है। बट ये अलग बात है कि मेरे पुराने यूनिट जो लग गए हैं उसका रिटर्न नहीं बनना है, तो दर्द होता है। एनी वी वर्क हार्ड टू अर्न आवर मनी, एंड व्हेन दैट डज नॉट ग्रो, दैट पेन इज एविडेंट, बट देयर इज नो गेन विदाउट पेन। ये बहुत ही सिंपल रूल है। सो आई थिंक हमें ध्यान क्या रखना है, और हमें हर इस तरह के कॉन्वर्जेशन से हमेशा लोगों को यही सिखाना है कि ये गेम उतार चढ़ाव का है, ये स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम है, ये सिर्फ लैडर्स का गेम नहीं है। इसमें स्नेक्स भी आएंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे, एसेट क्लास भी गिरेंगे, और वो जब गिरते हैं उस समय पे बचने के लिए पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश होना ज़रूरी है, पोर्टफोलियो में दूसरा एसेट क्लास होना ज़रूरी है। हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए कि मंदी में भी हम खड़े रहे, जिंदा रहे, और पैसा लगा सके। वो कब आएगा? जब तेजी में आप कैरिड अवे ना हो जाओ। तेजी में हम सिर्फ तेजी की बात करते हैं, तेजी में कोई नहीं पूछता है डाउन साइड क्या है। अब डाउन साइड आने के बाद पूछने का क्या मतलब है? सो आई नो दैट आई एम नॉट गिविंग यू अ हीलिंग आंसर, बट वी हैव टू लर्न। एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट डज करेक्शन मीन? इट इज़ नॉट द करेक्शन ऑफ प्राइसेस, इट इज़ द करेक्शन ऑफ आवर बिहेवियर, it is a correction of our wrong beliefs, the correction of a belief that every day I'll make money, the correction of a belief that because I've bought 10 stocks they are the best stocks, the correction of the belief that blindly invest करने से नुकसान होगा और sensibly invest करने से फ़ायदा होगा। तो यही और हर साइकिल में कुछ लोग नया लेसन सीखेंगे और इम्प्रूव होंगे, और कुछ लोग गेम के बाहर चले जाएंगे। दैट्स पार्ट ऑफ नेचर का ये रूल है ना कि 99% species don't survive. So likewise, all investors will not survive. Some will survive, some will thrive. तो पॉइंट ये है कि कल तक अगर गलती की तो आज से शुरू करो, आज से अपना पोर्टफोलियो फिर से रिबैलेंस करो। गो टू पंकज लड्डा, आनंद लड्डा एंड आस्क कि चलो आज बताओ कैसे शुरुआत कर सकते हैं। टेल मी अ डिसिप्लिन पोर्टफोलियो। एंड थैंकफुली पिछले 5-10 सालों में बहुत सारे अच्छे एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इवॉल्व हुए हैं, जिनको ये डिसिप्लिन का मतलब समझ आता है, जिनको पर्सनल फाइनेंस समझ आता है। सी मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को पहले पर्सनल फाइनेंस सीखने की ज़रूरत है, रादर देन कोरिया में डालना है, ताइवान में डालना है, यूएस में डालना है। वो सवाल ही गलत पूछते हैं हम। तो ये सीरियस टॉपिक है, मनी इज सीरियस। आई हैव बुल मार्केट्स ट्रिवियलाइज मनी, बुल मार्केट्स create frivolous conversations. I've seen people dance on investing platforms and entertain. तो पिछले 3-4 साल में इन्वेस्टिंग एंटरटेनिंग हो गया था, एंटरटेनमेंट हो गया था। वो डर्टी पिक्चर के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट, बट अपना पैसा है, मेहनत का पैसा है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और आज भी अपॉर्चुनिटी है, आज भी अगर आपने अपनी SIP चालू रखी, चलो लोगों ने शायद मिस्टेक कर ली 2 साल पहले गलत फंड्स चूज़ करके, या लमसम में ज़्यादा पैसा लगा दिया, बट आज तो अब बाजार गिरना शुरू हो गया है। आज अच्छे स्टॉक्स के भाव सस्ते होने शुरू हुए हैं। तो आज वो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए अगले 5 साल के लिए। तो सो माई बिलीफ इज़ दैट द ब्यूटी ऑफ एन SIP इज इट वर्क्स इन बेयर मार्केट्स, बिकॉज ऑन लेफ्ट टू अवर सेल्स वी गिव अप इन बेयर मार्केट्स। हम भाग जाते हैं, लमसम करने की हिम्मत लोगों की टूट जाती है। बट SIP हमें पूछे बिना हर महीना की यूनिट्स कलेक्ट करती है। मेरे जो ड्राइवर है वो 2008 से एक SIP में इन्वेस्ट करते हैं। अब उनको फ़ंड का नाम भी नहीं पता है, उसको मार्केट व्यू क्या नहीं पता है, वो ना मेरा इंटरव्यू देखते हैं ना आपका देखते हैं। उनको ताइवान में पैसा बना है वो भी नहीं पता है, उनको गोल्ड में पैसा बना है वो भी नहीं पता है, उनको FI का बिहेवियर नहीं पता, उनको हर हफ्ते का SIP का डेटा नहीं पता है, ट्रम्प का कुछ नहीं पता है। मेहनत करता है, रात को घर जाता है, SIP उसकी चालू है, 17% CAGR रिटर्न है 2008 से आज तक। तो क्योंकि वो अपना धर्म निभा रहे हैं ऑफ सेविंग एवरी मंथ विद डिसिप्लिन एंड नॉट गेटिंग कैरिड अवे। द मोर वी गेट कैरिड अवे विद नॉइज वी विल क्रिएट। सो बट अगेन क्या होता है ना कि ये सब बोरिंग बातें शायद आपका ये वाला पॉडकास्ट इतना पॉपुलर ना हो। So these are all boring conversations. These are very disciplined conversations. हाँ, Entertaining conversations will go viral. हाँ, बट उससे पैसा नहीं बनता है।
अरे सर वायरल तो वही होता है ना, देखो मैंने इंस्टाग्राम में गाड़ी वाड़ी दिखाई थोड़ा बढ़िया, मैंने नाचा वाचा और दिखाया कि देखो मेरे को अभी इतना प्रॉफिट हो गया, 25,000 लगाए थे 50,000 हो गए। मज़ा तो वही वायरल होता है सर। तो आपको मज़ा करना है तो आप मूवी देख लो, सस्ते में मज़ा कर सकते हो, पैसे पे क्यों मज़ा करना है? सर उसमें क्या होता है, क्या होता है हमें मिसगाइड होने के लिए सबसे ईज़ी होता है आपको आपके सपने दिखाना कि भैया तुम्हारे पास क्या पोर्शे है, ये देखो मैंने पोर्शे ली, कैसे ली, ये ट्रेडिंग करके ली, ये रही मेरी ट्रेडिंग। और वो ट्रेड भी पता नहीं कौन से तो क्या इलीगल इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म। गधे है क्या कि कोई ऐसे आके आपको ज्ञान दे दे और आप ब्लाइंडली खरीद लोगे? थोड़ा तो दिमाग होगा ना हर आदमी में। और अगर ऐसे ही सोचते हैं लोग तो दे डिजर्व टू लूज मनी। See, you have to also deserve the right to earn money. You can't make money if you want to make such mistakes. You want to blindly believe such stories कि मैंने 6 महीने में स्टॉक में, अगर 6 महीने में स्टॉक में पैसा बनता तो इंडिया में पोर्शे वुड सेल मोर देन साइकिल्स एंड टू व्हीलर्स। हाँ, ठीक बात है। तो आई थिंक ये गेम डिसिप्लिन का है, लॉन्ग टर्म का है, इसके अलावा है ही नहीं कुछ इसमें। तो अपन एक काम करते हैं सर, टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन जाए उससे पहले कुछ एक रैपिड फायर कर लेते हैं, मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे कंक्लूजन कहाँ पे ले जाना है। तो एक रैपिड फायर करते हैं। सर आपका पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ था? आई हैव इन्वेस्टेड ओनली इन म्यूचुअल फंड्स ऑल थ्रू, छोटा हो या बड़ा हो। पहले पगार छोटा था तो म्यूचुअल फंड छोटा था, धीरे धीरे पगार बढ़ गया तो वो भी म्यूचुअल फंड में है। बट मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आस्क मी टुडे, इज़ इन अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स फंड विच बाइज इंडियन स्टॉक्स एंड ग्लोबल स्टॉक्स। एंड अगर दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो थोड़ा कैश ले लेता है। सिंपल फंड है पर वो मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्टिंग। आपका सबसे बड़ी मिस्टेक आज तक की? लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न जो अच्छा है वहाँ पैसा लगा दिया। एक स्टॉक मार्केट का मिथ जो आपका बाद में बर्स्ट हुआ है जब आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी उसके बाद? टाइमिंग डज नॉट मैटर। करोड़पति बनने का सबसे इजी तरीका? बहुत टफ है, 10 साल मिनिमम देने पड़ेंगे और हर महीना 20,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वापस है, करोड़पति बनने का सबसे जल्दी तरीका? 5 करोड़ लगाइए गलत स्टॉक में और 1 करोड़ पे पहुँच जाइए। मार्केट अभी आज के दिन बबल है, फेयर है, अपॉर्चुनिटी है? फेयर है। एक बेस्ट एडवाइस जिसको आज 1 लाख रुपए निवेश करने हो? मल्टी एसेट फंड। टाइमिंग इन द मार्केट और टाइम इन द मार्केट इवेंचुअली क्या वर्क करेगा? बोथ। आपका सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्टर? 2007 में जो सबसे हॉट स्टॉक्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के वो खरीदे थे, वो सिर्फ 90% गिरे हैं, वो अलग बात है, या 95% गिरे होंगे बट बिकते भी नहीं है। और जब वो ख़रीदा था जिससे मैंने टिप मांगी थी, मतलब वो मेरी गलती थी, बताने वाले की नहीं थी। उसने मुझे ये बताया था कि बोरीवली से आप चर्च गेट पहुँच जाओगे इस स्टॉक में 1 साल में। जैसे आपने पूछा ना सबसे जल्दी अमीर कैसे बनना है, तो मैंने भी उसको बोला था मुझे बोरीवली से चर्च गेट अपना घर शिफ्ट कर। तो ये सबका सपना होता है। ये 2 स्टॉक ले लो, पहुँच जाओगे जल्दी। तो वो स्पीड के पीछे एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आप आज 25 साल के होते हैं और आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप क्या कर रहे होते हैं? मेहनत करता नौकरी अच्छी ढूंढने में और कमाई करने में। देन द फर्स्ट फोकस वुड बी ऑन स्किल्स टू अर्न गुड मनी। आपकी पहली सैलरी आई होती तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? DSC वैल्यू फंड। इंटरेस्टिंग। चलिए ये मेरा रैपिड फायर हो गया, टुवर्ड्स दी लास्ट पार्ट चलते हैं सर। अभी पैनिक हो रहा है सर हमें मार्केट्स को लेके, और हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जापान वाला हाल हमारे साथ हो जाए या 94 से 2004 वाला हमारे साथ हो जाए। क्या करूं कि मेरा थोड़ा सा इमोशनल मैनेजमेंट हो जाए, या फिर मेरे को मेरा एसेट रीएलोकेट करने की ज़रूरत है, इक्विटी मेरे में ज़्यादा हो गया है? सी आई थिंक एक बार पोर्टफोलियो का एक्सरे कर लेना चाहिए। मान लो आपने अपना एक्सरे कर लिया और अगर आपके पास टाइम होराइजन, पहले तो ये जापान होने का सीन नहीं है, बिकॉज जापान कब हुआ था जब वो 100 के पी पे पहुंच गया था और उसकी अर्निंग्स ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट की थी। हमारा देश 100 पी पे नहीं है, हमारा 17-18 पी पे है। पीक पे हम 25 पे जाते, नीचे में हम 12 पे जाते, कोविड में हम 16-17 पे थे, तो अभी हम 18-19 पे है। तो बहुत महंगा नहीं है, सस्ता भी नहीं है, बीच में है। 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल हमारी कंपनीज को मिल रहा है, 10 से 12% का अर्निंग्स ग्रोथ रेट है, तो जापान होने का रिस्क नहीं है। शायद 20% रिटर्न नहीं, डेफिनेटली 20% नहीं बनेगा, बट 10% का कंपाउंडिंग ये भाव से भी रीजनेबली पॉसिबल है फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ। सो देयर इज नो रीज़न टू बी इन पैनिक मोड। पोर्टफोलियो में अगर कचरा है तो आप जैसे अच्छे एडवाइज़र के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, बोलो ये अगर कचरा है तो इसको निकाल के कहीं अच्छे फंड में या अच्छे स्टॉक्स में मूव कर दो। अच्छे स्टॉक्स सस्ते हुए हैं या हो रहे हैं,
तो कचरा को निकाल के अच्छे स्टॉक्स में, सो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। सो स्प्रिंग क्लीनिंग का टाइम है, दिवाली क्लीनिंग का टाइम है, यू डोंट डू इट फॉर दिवाली। सो सी स्टार्ट टुडे। अगर इन्वेस्टिंग के जो 4 स्टेप्स सही है, अगर कल तक नहीं लिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिग्रेट ले लो, बट आज से शुरू करो। डोंट डिले द जॉब ऑफ डूइंग द राइट थिंग। अगर आज आपके एक्सरे में आता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आज से वॉक करना है, तो स्टार्ट वॉकिंग, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू, बट यू कांट रिपेंट कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल आ गया आप क्या करें। तो पैनिक करने से तो कुछ नहीं होगा। और अगर टाइम होराइजन है आपके पास तो ये सब तो मोमेंटरी है, 2-3 साल में थिंग्स विल सॉल्व। आई डोंट सी बिग रिस्क बिकॉज ऑलरेडी 2 साल का जीरो रिटर्न हो चुका है, 10-12% गिर गया मार्केट, गिर सकता है यहाँ से और 1-2 साल गिर सकता है। यू कांट प्रिडिक्ट सम ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑल्सो मोर अनसर्टन एंड महंगा है, बजट सस्ता नहीं है। बट पोर्टफोलियो अगर ठीक ठाक बैलेंस है, थोड़ा डेट है, थोड़ा गोल्ड सिल्वर है, थोड़ा ग्लोबल है, देन कुछ ना कुछ आपको आगे लेते चलेगा। फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। डीएसपी एज अ हाउस या फिर आपकी टीम किस तरीके से अपना स्टॉक सिलेक्शन करती है? सर मेरे को प्रमोटर वाले पॉइंट्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को एक्शनेबल पॉइंट्स चाहिए जो हम भी सीख के कर सके। ऑल्सो अंडर परफॉर्मेंस आती है, जैसे रिसेंटली हमारे टॉप क्वार्टाइल से कुछ फंड्स नीचे आए थे, तो उसमें बाउंस बैक के लिए क्या पूरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करते हो या उसके बाद बिहेवियर क्या होता है आपका? कि कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं इस पे हमने, हर फंड की एक आइडियोलॉजी होती है और फंड मैनेजर के कुछ कुछ बिलीफ्स होता है। सो 3 फंड मैनेजर में से कोर बिलीफ्स कॉमन होती है, बट कुछ आगे पीछे हो सकती है। वो पूरा हमारे वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर आपको डिटेल में इंटरेस्ट हो तो 12-12 पेज का डॉक्यूमेंट है डेटा के साथ कि किस तरह की कंपनीज लेते हैं। अब आपने बोला प्रमोटर वाली बात मत करो, बट प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी को सिलेक्ट करने में, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो अच्छा है तो दिखता है कहीं पे। तो हम ये नहीं बोलते वी बाय गुड कंपनीज एंड गुड मैनेजमेंट, बिकॉज नो वन बाइज बैड कंपनीज एंड बैड मैनेजमेंट, बट व्हाट डज अ गुड कंपनी एंड गुड मैनेजमेंट मीन इन नंबर टर्म्स इज व्हाट यू लुक फॉर। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर धंधा करने के लिए जो कैपिटल चाहिए हमें, कोई भी धंधा चलाने के लिए, और उस कैपिटल को लगाने के बाद एक प्रॉफिट बनता है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल को रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं या रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो वो हमारे हर पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 18% होगा, 18-19%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर आपको खुद को भी स्टॉक सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले आप देखिए आपका पोर्टफोलियो का आरओई क्या है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का आरओई 9-10% होगा। अब 10% में तो आपको इन सब कंपनीज को ब्याज पे लोन भी नहीं मिलता है। आज कोई लोन लेने जाए वर्किंग कैपिटल का ले लो तो 11-12% तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आपका अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% और धंधे में 9% बन रहा है तो आप नेगेटिव स्प्रेड पे दुकान चला रहे हो। ये दुकान इवेंचुअली बंद नहीं होने वाली है, इसका स्टॉक भी आपको पैसा नहीं बना के देगा। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क है कि रिटर्न ऑन कैपिटल आपके पोर्टफोलियो क्या है। तो इसमें क्वालिटी आ गया, मैनेजमेंट आ गया, लॉन्ग टर्म, ये नंबर से आपको मिल जाएगा। ऑफकोर्स इसमें ये आरओई भी सीजनल होता है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ धंधा सिक्लिकल है, कमोडिटी का बिजनेस है, तो आरओई किसी साल में नेगेटिव भी जाता है, किसी साल में 25% पॉजिटिव भी जाता है। तो वो आपको न्यूआंस देखना है कि किस तरह की इंडस्ट्री है। लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है तो शायद लो आरओई पे खरीदना चाहिए और नॉट एट हाई आरओई। एंड स्टेबल इंडस्ट्री है तो पहला हो गया आरओई। दूसरा देखते हैं कि क्या ये धंधा एटलीस्ट अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अपना 7% है तो क्या ये धंधा 12 से 15% प्रॉफिट ग्रो कर पाएगा। ईपीएस ग्रोथ रेट, ईपीएस ग्रोथ रेट जो जीडीपी अगर जो भी है उससे 1.5 से 2 गुना ग्रोथ रेट अगर आता है तो अच्छी बात है। बिकॉज अगर ग्रोथ नहीं है तो ये बॉन्ड हो गया, एफडी हो गया। तो ये आरओई क्यों वेरी इंपॉर्टेंट और एक्शनेबल पॉइंट है, ये तो बहुत ईजी पॉइंटर्स है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों सही है। आपको 20% आरओई की कंपनी भी मिल गई और 12% ग्रोथ भी मिल गया, बट अगर 100 के पी पे है तो जब जब आप कोई चीज़ बहुत महंगी खरीद लेते हो इसका ये मतलब है कि अगले 10 साल का रिटर्न आपने आज आपको मिल गया है। सो अगर तो तीसरा पॉइंट आ गया वैल्यूएशन का कि आप गलत वैल्यूएशन पे मत खरीदो। सो माइक्रोसॉफ्ट जैसी धुरंधर कंपनी जो दुनिया के टॉप 3 मार्केट कैप में है, 2000 से लेके 2014 तक उसका रिटर्न 0 था, क्योंकि तब 70-80-90 के पी पे चली गई थी। तो उसका आरओई बहुत हाई था, उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था, बट आपने ऑलरेडी उसका रिटर्न आपने नहीं किसी और ने बना लिया था जब आपने 100 पी पे खरीदा। तो तीसरा डायमेंशन है कि वैल्यूएशन रीजनेबल होना चाहिए। या आज का वैल्यूएशन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी आप कोई कंपनी 70-80 के पी पे खरीदते हो, अगर वो स्टेबल ग्रोथ कंपनी है, नॉर्मली आप अज्यूम करते हो कि ये 20% से ग्रो करेगी अगले 10-20 साल के लिए। अब दुनिया भर में 20% ग्रो करने वाली कंपनी लेस देन 2% होगी। तो या तो आपकी कंपनी जेन्युइनली फिर 20% से डिलीवर करे लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ, तो अलग बात है। बट इफ द फैक्ट सेज दैट द ऑड्स ऑफ 20% प्रॉफिट ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट 20 years आर वेरी लो,
देन यू आर ओवर पेइंग, यू लर्न पुअर रिटर्न. सो इंडिया में भी आप देखेंगे कंज्यूमर कंपनीज पिछले 4 साल से 5 साल से 0 रिटर्न पे या 20% नेगेटिव है. क्यों? इनका आरओई 70-80% का होता है, बिकॉज इनको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. तो जो भी प्रॉफिट बनता है, कैपिटल तो जो 20 साल पहले लगाया होगा छोटा सा था, तो रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई है. ग्रोथ रेट 6-7% का है, बट आपने 100 पी पे खरीदा था, तो अब वो नॉर्मलाइज होकर धीरे धीरे 80 पी पे आया है. तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अभी सस्ता हो गया, 100 का 80 होगा, बट 80 itself is still high. 100 was wrong, 80 is less wrong, but it is still wrong. Even 50 में भी wrong. तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना ज़रूरी है. एंड इसके उपरांत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब नंबर जो है वो आपको बैलेंस शीट में दिखते हैं या एनुअल रिपोर्ट में दिखते हैं, बट काफ़ी टाइम ये नंबर फज हो सकता है. लॉट ऑफ प्रोमोटर्स नो हाउ टू गिव डेटा, बिकॉज दे ऑल्सो नो हम लोग ये 3 चीज़ें देखते हैं, तो दे कैन गिव यू द नंबर्स दैट यू लाइक टू सी. But somewhere, if you understand accounting, for instance, you can just, so that there are many companies who will show a 15% profit growth rate and a 15% ROE, but cash flow growth नहीं है, free cash flow grow नहीं हुआ है, कंपनी का टैक्स रेट 6% है. प्रॉफिटेबल कंपनी तो टैक्स रेट क्लोजर टू 25 होना चाहिए, बट 6 मतलब कुछ जुगाड़ है. अकाउंटिंग में वो जुगाड़ कर रहा है, ऑडिटर्स को और कुछ पैसा खिलाया होगा, या दे आर नॉट रिपोर्टिंग फैक्ट. सो सच कंपनीज टिपिकली आर द फ्यूचर फ्रॉड्स. तो ये अवॉइड करना है. सो इफ़ यू डू दीज 3-4 थिंग्स राइट, एक्चुअली यू विल नॉट नीड अस. ब्रिलियंट. मतलब ये आई थिंक ये हमारा कंप्लीट कॉन्वर्सेशन का फर्स्ट पार्ट होना चाहिए था, कि आखिरी के 5-7 मिनट तो ये बहुत क्रेजी थे. ये सब करेंगे तो लोग फंड्स में क्यों पैसा डालते हैं? आप भी पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाएंगे. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एंड फाइनल. सर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते थे मैं पूछूं और मैंने नहीं पूछा है और उसका आप आंसर देना चाहते हो? आई थिंक यू कवर्ड मोर और लेस डन. चलो, आई होप आपको इस कॉन्वर्सेशन में मज़ा आया होगा. मज़ा आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा. ऐसी और कॉन्वर्सेशन में आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन हो सकता था जो मैंने नहीं पूछा है, या आप चाहते हो कि हम अगली बार सर से मिले तब वो क्वेश्चन पूछे, तो उसको कमेंट में डाल के ज़रूर बताइए, क्योंकि वी विल ट्राई एंड फिगर आउट कि अगर हमारे पास कुछ बहुत क्रेजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक क्विक Q&A का सेशन भी आपके क्वेश्चंस पे ले लिया जाए. सीखते रहिए, सिखाते रहिए. ऐसा वीडियो है जो अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कीजिए, फैमिली को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की बात हुई है, पोर्टफोलियो की बात हुई है, वेल्थ क्रिएशन की बात हुई है. और वेल्थ क्रिएशन अगर आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं बीच में फंस जाओगे. तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपकी जर्नी में इतना ही आपके साथ रहे, तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी क्विकली ग्रैब कर ले और सीख ले. हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.